wave characteristics of sound, wave characteristics of साउंड की वेव कैरेक्टरिस्टिक्स। जो साउंड की वेव कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उन्हें डिफाइन करने के लिए हमारी 5 प्रॉपर्टी होती हैं, जो अगर उन्हें हम समझ लें तो हम वेव कैरेक्टरिस्टिक्स को बड़ी अच्छी से डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट, wavelength. First is wavelength. Second, amplitude. Third, time period. Fourth, frequency. Fourth is frequency, and fifth is velocity of sound. ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और जिन्हें अगर हम अच्छे डिफाइन कर दें तो हम किसी वेव को बड़े आसान से डिफाइन कर सकते हैं। तो हम इसमें 1 बाय 1 करके डिफाइन करना शुरू करते हैं कि ये होती क्या है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती हैं। सबसे पहले हम करते हैं वेव पर। वेवलेंथ, यहां देखिए जरा, नॉर्मल डेंसिटी। Q wavelength। तो यहां आप देख सकते हैं वेवलेंथ क्या होती है। पहले हम लिखते हैं थोड़ा सा, वेवलेंथ इट इज द मिनिमम डिस्टेंस taken by the wave in completing its one cycle, in completing its
वन साइकिल, मतलब कि वो कम से कम डिस्टेंस जो कि एक वेव अटेन करती है, ताकि वो अपना एक साइकिल कंप्लीट कर सके। एक साइकिल का मतलब एक वन कंप्रेशन और वन रेयर फ्रैक्शन, वन कंप्रेशन एंड वन रेयर फ्रैक्शन। एक कंप्रेशन है, एक कंप्रेशन, ये रेयर फ्रैक्शन। अपना वन कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन को कंप्लीट करने के लिए जितना उसे टाइम पीरियड लगता है, उसी को उसकी वेवलेंथ बोलते हैं। इट इज नोटेड बाय अ ग्रीक वर्ड, इट इज noted by the Greek word lambda, LAM। ये ग्रीक वर्ड लैम्डा से डिनोट की जाती है। फिर रेयर फ्रैक्शन आया, फिर कंप्रेशन आया, रेयर फ्रैक्शन आया। इस टाइम पीरियड पे आने पर वेव ने अपने आप को रिपीट किया। तो कम से कम छोटा से छोटा साइकिल जिसके अंदर वेव ने अपने आप को रिपीट किया, वो डिस्टेंस जिसके अंदर वेव ने अपने आप को रिपीट कर लिया, उसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? वेव लेंथ बोलते हैं। और वेव लेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। ग्रीक वर्ड लैम्डा से डिनोट की जाती है हमारी वेव लेंथ। वेव लेंथ इज ऑल्सो डिफाइंड एज द डिस्टेंस इन बिटवीन द सेंटर ऑफ कंजुगेटिव रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन। थोड़ा सा जगह नहीं थी, यहाँ लिख देता हूँ मेरा। वेवलेंथ इज ऑल्सो डिफाइंड एज द डिस्टेंस इन बिटवीन द two between the center of two compression, in the center of two compression और रेयर फ्रैक्शन। वेवलेंथ को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि दो एक जैसे एक पी इज सेंटर ऑफ फर्स्ट कंप्रेशन एट एम्पलीट्यूड एंड सिमिलरली आर इज सेंटर ऑफ सेकंड कंप्रेशन। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, उसे हम कंप्रेशन बोलेंगे, कंप्रेशन का वेवलेंथ बोलेंगे, एक तरीके से वेव की वेवलेंथ बोलेंगे। पी से लेते हुए आर तक का डिस्टेंस जो होगा वो वेव की वेवलेंथ मानी जाएगी। हम इसे लैम्डा से नोट कर सकते हैं। सिमिलर मैनर में अभी यहाँ पे वेव इतनी है नहीं, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं वेव को यहाँ तक। और फिर देखिए आप यहाँ, तो यहाँ से अगर हम एक दूसरी सेकंड वेव बनाते हैं और यहाँ से लेते हैं, तो इसका सेंटर क्यू से लेते हुए पी क्यू आर, इसको मानते हैं हम एस। हमने इसे एस लिया, तो पी यहाँ से क्यू से लेकर एस तक, क्यू से लेकर एस तक, ये भी हमारा एक लैम्डा होगा, ये भी हमारा एक लैम्डा होगा। लैम्डा जो फर्स्ट वेवलेंथ, जो हमारा वेवलेंथ होती है वो मिनिमम डिस्टेंस जिसमें कि वेव अपने आप को रिपीट कर ले, उसे हम वेवलेंथ बोलते हैं। और दूसरी तरह से डिफाइन करना चाहें तो ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस इन बिटवीन द सेंटर ऑफ टू कंजुगेटिव कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। तो कंजुगेटिव कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कंजुगेटिव कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे हम वेवलेंथ के द्वारा बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। इस तरीके से रेयर फ्रैक्शन के लिए भी, रेयर फ्रैक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसका सेंटर और यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो ये रेयर फ्रैक्शन के लिए हो गया। कंप्रेशन के लिए यहाँ से यहाँ तक, और वन कंप्लीट साइकिल प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ से यहाँ तक। वेवलेंथ is the
डिस्टेंस, वेवलेंथ या डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव इन अ कंप्लीट साइकिल। जब एक कंप्लीट साइकिल, हम कंप्लीट साइकिल कब बोलेंगे? कंप्लीट साइकिल तब कहा जाता है जब एक कंप्रेशन और एक रेयरफेक्शन, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन दोनों के दोनों एक वेव में होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उसे कंप्लीट वेव बोल दिया जाता है। यहाँ पर दो वेव हमारी बनती हुई दिख रही हैं। हियर टू वेव्स वी हैव ए यहाँ से बी हट गया। हियर वी हैव टू वेव्स, फर्स्ट वेव ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, एंड सेकंड इज ई एफ जी एच, ई एफ जी एच, एंड सेकंड है ई एफ जी एच, ई एफ जी एच एंड आई, ये दो वेव्स हैं। वेव कैन बी मेजर, ऐसा यूनिट ऑफ वेव क्या होती है? ऐसा यूनिट वेव की, ऐसा यूनिट ऑफ वेव इज मीटर, SI यूनिट ऑफ वेव इज मीटर, M। जो वेव की ऐसा यूनिट होती है उसे मीटर से नोट करते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ वेव इज मीटर। ओके, और जैसे कि आप देखिए यहाँ से डिस्टेंस कवर्ड इन कंप्लीटिंग इट्स वन कंप्रेशन और वन रेयरफेक्शन इज इक्वल टू हाफ ऑफ द वेवलेंथ। डिस्टेंस कवर्ड इन कंप्लीटिंग इट्स वन कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, वन कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन इज हाफ लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, वन कंप्रेशन का डिस्टेंस जो होगा ये वाला, इसे लैम्डा बाई 2 से नोट किया जाएगा। यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा लैम्डा बाई 2 होगा, क्योंकि यहाँ से एक कंप्रेशन के लिए इसने इतना सारा पार्ट कवर किया है। इतना सारा पार्ट कवर करने के लिए उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसे हम लैम्डा बाई 2 से नोट करते हैं। सिमिलर मैनर ये इस सी से ई तक का जो पार्ट है लैम्डा बाई 2 होगा। यहाँ से यहाँ का पार्ट भी लैम्डा बाई 2 बोलेंगे, और यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट होगा उसे भी हम लैम्डा बाई 2 से ही नोट करते हैं। इस तरीके से कंजुगेटेड रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब वेवलेंथ होने के बाद में सेकंड एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड क्या होता है? एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड, it is the maximum distance, it is the maximum distance up to which it is the minimum distance up to which the particle of medium vibrate
ड्यू टू it is the minimum distance up to which the particle of medium vibrate due to the disturbance produced by the wave। वो मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ तक पार्टिकल वाइब्रेट करता है ड्यू टू दैट एनर्जी that is said to be amplitude of the wave। हम यहाँ पे साउंड की बात कर रहे हैं तो हमने साउंड वेव लिया है, जैसे कि यहाँ से ये वेव है, यहाँ से ये देखिए यहाँ पे ये जो वेव बनी, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पार्टिकल डिस्टर्बेंस क्या आया, नॉर्मल से लेते हुए यहाँ से यहाँ ऊपर, यहाँ पे जो इसमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आया है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आया है उसको, ये वाला जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसे हम इस वेव का एम्पलीट्यूड बोलते हैं। एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम डिस्टर्बेंस। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी पीक जो आ रहा है, कंप्रेशन का पीक, रेयरफैक्शन का पीक एंड कंप्रेशन का पीक रेस्पेक्टिवली यहाँ पे चलते रहते हैं वेव के अंदर। ए बी सी डी ई इस तरीके से ये जो वेव है इसके अंदर पार्टिकल के अप डाउन बनते रहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव बोलते हैं, जो मैक्सिमम डिस्टर्बेंस हुआ है। थर्ड जो होता है हमारा टाइम पीरियड। और हाँ, दूसरी बात से पहले इट इज ऑल्सो डिनोटेड इन मीटर। SI यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज मीटर। जो SI यूनिट होती है उसकी भी मीटर ही होती है। थर्ड टाइम पीरियड। T। इसे एम्पलीट्यूड जो होता है, एम्पलीट्यूड को एक बात थोड़ी सी रही, एम्पलीट्यूड को डिनोट बाय ए, इट इज डिनोटेड बाय ए। इसे ए से भी नोट करते हैं, ए फॉर एम्पलीट्यूड। टाइम पीरियड इट इज द टाइम टेकन by a wave, in completing its one cycle, एक वेव कितना टाइम लेती है अपनी वन साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, उसी को उसका टाइम पीरियड बोला जाता है। एक वेव ने कितना टाइम लिया, जैसे यहाँ देखिए एक वेव यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे खत्म होते हुए और यहाँ से चली यहाँ पर आई। तो यहाँ से देखिए इसने यहाँ से स्टार्ट करते हुए और यहाँ तक इसने टाइम लिया अपनी वेव को कंप्लीट करने के लिए, तो यही इसका टाइम पीरियड है टी। टाइम पीरियड इज डिनोटेड बाई टी, डिनोटेड बाई टी। टाइम पीरियड को टी से नोट करते हैं। एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट वन कंप्रेशन और रेयरफैक्शन is half of the total time
half of the total time, that is t is equal to t by 2, t/2 ऐसा। और टाइम पीरियड को हम मेजर करते हैं, टाइम पीरियड मेजर इन सेकंड, टाइम पीरियड मेजर इन सेकंड एस, टाइम पीरियड को सेकंड में मेजर किया जाता है। It is the number of wave passing through given area. It is dependent number of wave passing through a medium in per second, in 1 second, 1 second। जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम नंबर ऑफ वेव, कितनी वेव एक सेकंड में पास हो रही हैं दिए गए एरिया से, उसे हम फ्रीक्वेंसी की बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, एच, जो ऐसा यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी की उसे हर्ट्ज कहते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग सोर्स, ऑफ वाइब्रेटिंग सोर्स इज इक्वल टू द नंबर वाइब्रेशन, इक्वल टू नंबर ऑफ वाइब्रेशन बाय दैट सोर्स। कितनी वाइब्रेशन वह सोर्स पैदा कर रहा है उसी पर फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज इक्वल टू, जितना वाइब्रेशन करेगा सोर्स उतनी ही फ्रीक्वेंसी होगी। So frequency is equal to the number of vibration by a source per second, by a source per second। relation between frequency and time t and frequency f। so frequency is equal to the reciprocal of the टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल के इक्वल होती है फ्रीक्वेंसी। कैसे? फ्रीक्वेंसी f इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, t, that is f is equal to 1 upon t। It's a relation in between frequency, velocity of wave
of wave, velocity of wave. It is the distance covered by the wave. It is the distance covered by the wave in per unit of time, in per unit of time t. टाइम t, मतलब कि एक वेव ने कितना डिस्टेंस कवर किया दिए गए समय के अंदर ही, उसी को उसकी वेवलेंथ वेलोसिटी बोलते हैं. वेलोसिटी इट इज अ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ वेव इन पर यूनिट ऑफ टाइम. वेलोसिटी is equal to distance of upon time period is equal to v is equal to lambda by t. It's a formula, but f is equal to 1 upon t, so v is equal to frequency into lambda, that is speed or velocity. Velocity is equal to frequency into wavelength.